नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे कोसी के घटवार कहानी, जो शेखर जोशी जी का कहानी है, उसे प्रस्तुत करूँगी। क्योंकि पता ही है कि हम लोगों को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत बारीक अंदर से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको कहानी के मूल पाठ का पाठ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कोसी के घटवार कहानी शबनम कुमारी की आवाज़ में। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक शेष गेहूँ था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी हो। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ से कहाँ तक चला गया। कैसे अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन वर्षों तक अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों की किनारे में घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट मतलब जहाँ पे आटा पिसाता है। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछिर छिछिर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। यह क्वेश्चन आया था कि जो आवाज़ था किसका कैसा था, तो छिछिर छिछिर। यह क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत भी हुआ था। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप 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 छप। पुरानी फौजी पैंट के घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर सके। एक बूंद पानी भी बाहर न आ जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया घूमने के लिए नदी के पास। उसके बाद वापस चला आया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, है हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति के मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चिखता है जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर ले चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मीहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा।
खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पड़ में दाने गिराने वाली चिड़ियाँ पाट पर टकरा रही थी। छिछिर छिछिर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। एकांत में किस तरह से आदमी अकेलापन में महसूस करता है, उसी का यह वर्णन है। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पारतों के बीच टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप कि कहीं चिड़ैयाँ भी नहीं बोलती थी। किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत की आसरा तो हो जाता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया था, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसके घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटने तक उठी हुई पुरानी फौजी के मोड़ में गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भींगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लग रही थी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बीती बातों को याद गुसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं याद करने का मन नहीं करता है। पुरानी बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर वह हवादार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। एक ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। वह फौजी कैसे बना था उसी का वर्णन इसमें आया है। ऐसे ही फौजी पैंट पहन के हवलदार धर्म सिंह आया था। कौन सा पात्र है? हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धूली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबंध है। उस बार की छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रॉस खुखरी की क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ बन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा के गोद एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नदी एकदम साफ, जगमग लाल पीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्दानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस रूप में देखने का कौतूहल भी था। एक स्थान का वर्णन आया, किस स्थान का? हल्दानी का। और वह फौज बन गया था और लीव पर पहली बार आया था। उसी समय का वर्णन है कि गांव में किस तरह का उत्सुकता था। पर गुसाई की आंखों उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस की कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे कि आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा। दिन रात बिल्ली की बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लिए। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के किनारे का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटनों पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। यह फल का नाम आ सकता था। क्या खा रही थी? काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफला खेल खेल में
काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मी को मुट्ठी भींच दी। टप टप काफलों की गाढ़ा लाल रस उसकी पैट पर गिर गया था। लक्ष्मण ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकाल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मण को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार करके रमुआ ने, जो तेरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, प्रदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाली छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मण के बाप ने कहा था। जब पता चला कि ये दोनों प्यार करते हैं, गुसाई और लक्ष्मण, और उसकी शादी की बात हो रही थी, तो लक्ष्मण के बाप कहा था कि इसका कोई भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है, अब परदेश में रहता है, सिपाही का नौकरी करता है, तो इसको हम अपनी लड़की कैसे दे दें? उसका मन जानने के लिए गुसाई टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर के स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था कि हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब अच्छा है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है। लक्ष्मण ऐसा कुछ नाम है। उसको किसने बताया था कि उसकी शादी हो गई है? राम सिंह ने बताया था। किसको? गुसाई को। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला गया था। रम डे थे उस दिन। हमारा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, शाला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों से घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मण से मिला था। गंगा नाथों की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। जब उसी समय जब गुसाई जा रहा था अपने काम पे, तो लक्ष्मण से मिला था। तो उस समय लक्ष्मण क्या कही थी कि तुम इसका कसम, गंगा थजयू की कसम खाती हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करूँगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। बरसों से वह सोचता आया है कि कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ में जाकर जो झूठ बोली है उसका प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में वह गांव लौटा, 15 साल बाद, रिजर्व में आने पर। काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। कितने साल ड्यूटी किया है? 15 साल। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी का किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर। कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी के किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर खटर और मीहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध और सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडों में से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा कि वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिशान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने का उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग पर
आ पहुंची थी। जब बैठा था सोच ही रहा था तो उसी समय वह सामने से एक स्त्री को आते देखा। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पड़ का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पड़ में एक कम अन्न वाले थैलों को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटो के थैले में भरने लगा। घट के अंदर मठानी की छिछिर छिछिर की आवाज़ की अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना कि अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी एक मधुर, एक नारी का कंठ स्वर आया। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए घर में आटा नहीं है। सर पर पिशान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंककर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिशान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुंह के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी अंदर जाकर पिशान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियाँ किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह आवाज़ हम पहचान रहे हैं। इसको लग रहा था गुसाई। घट के छोटे कमरों में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। गुसाई तो पहचान गया था लक्ष्मा को। स्त्री जो थी वो लक्ष्मा थी, लेकिन वह स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया। उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वो दूसरी चाक का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताशा सा हुआ कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने के लिए बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुख बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस प्रकार आवेगा इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा के पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी लोग इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक ही था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिशान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी, फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिशान का थैला घट के अंदर रख गई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर में मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा।
मिहल की पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। गुसाई तो पहचान रहा था, लेकिन लक्ष्मा उतना पहचान नहीं रही थी। निकट स्थान में दाड़िम की एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने का लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितने देर में लंबर आता। अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व भी उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंदर की घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में कहा जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पाल पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल पल्लावित होकर बहने लगती तो लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा था कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने ही बाल पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम की फूलों को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश तोड़ने लगी और गुसाई पतली सिंह की तरह आग को उदेड़ता रहा। यह भी लाइन आया था कि किस कहानी से लिया गया है। बातों को क्रम बनाने रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने आप को रोकना असंभव हो गया था। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चढ़े सुहाग चिन्ह नहीं था। तब वह अचानक से लक्ष्मा की ओर देखता है कि जो सुहाग चिन्ह उधर का था वह देखता है कि उसके गले में नहीं है। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि पहले हम सोचना चाहिए था क्यों नहीं पहनी है, इसका मतलब वह सुहागिन अब नहीं रही है। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिसे वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जंगलात का लिस्सा ढो ढो कर अपनी गुजारा कर लूंगी, लेकिन किसी का आह का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार का मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम की से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल पहले किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते हैं। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था।
पर उसे लगा कि उस छाप के नीचे वह आज भी 15 साल पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी ढालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाना छावनी। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपनी स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा गुसाई की ओर गई, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा। घर्त में कुछ देर पहले डाला हुआ पिशान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिशान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई पुल के किनारे तक आया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगा ली और एक काली कुत्ती बटलोरी में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, उड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाले पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6-7 साल का बच्चा लक्ष्मा के देह से सटकर बैठा हुआ था। उसका जो बेटा था वह कितने साल का है, प्रश्न आ सकता है, 6-7 साल का है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता पूछता मेरी जान खाने के यहाँ भी पहुँच गई। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ की किसी चीज के लिए जिद कर रहा था। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह पुल के किनारे बैठा बैठा उसे लिखने लगा। मीहल की पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 1-2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोही में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम के नस्टी में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांटी और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हों के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर ठिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा से ऐसे स्वर में प्रकट करके की कि गुसाई ना न करता। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल खिलियाँ सरीखी रोटियाँ चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियाँ देखी थी, जो निश्चित आकार की होगी, लंगर की चपाती एवं स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौर रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई के पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे एक टक्की लगाकर गुसाई की ओर देखे जा रहा था।
लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी है तो खा ले, फिर ठंडी हो जाएगी। गुसाई को कहता है, मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। ओ, यूं कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? तब उसका बेटा बोलता है, झूठ बोलती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुहासी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढील पड़ गया था। चुप! आंखें तरेकर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे ने इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फायदा? गोसाई कहता है, अरे बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ के अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो पा रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर तो कभी माँ की ओर देख रहा था। गुसाई ने बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा। हम लोग अभी भी ये सब देखते हैं, माँ के परमिशन के कारण बच्चे नहीं ले पाते हैं, कुछ देते हैं तो लक्ष्मण उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा अपनी रक्षण ही दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे को हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए ओठों को देखता रहा। एक छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी का चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत की हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ में जब अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्वक स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जब जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। तो देखिए कितना स्वाभिमानी है लक्ष्मण। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई ने लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त, यह भी लाइन काफी महत्वपूर्ण है, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी का काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी का काम नहीं आया। इस एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। यह कोटेशन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन भी निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्यार है, घट के खप्पड़ की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने प्राय प्रेम से हंस बोल दे, वही बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुंह की ओर देखा। बरसों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसी सीमाओं को बांधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण ने अधिक आग्रह करने का साहस नहीं हुआ। गुसाई को साहस नहीं हुआ कि वह आग्रह करे कि ले ले, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए हुए बैठी थी।
उसने जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे के टिन से 2-2.5 सेर करीब आटा निकालकर लक्ष्मी के आटे में मिला दिया। उसको पता था कि यह स्वाभिमानी है, पैसा की मदद नहीं लेगी, तो उसने क्या किया, अपने आटे को उसमें और मिला दिया। कितना मिलाया था? 2-2.5 सेर। और संतोष की एक सांस लेकर वह झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आकांक्षा से उसका मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ में जाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पुत्र परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। उसको याद आता है कि जब दोनों एक साथ थे तो उसने प्रतिज्ञा की थी लक्ष्मा कि तुम जो कहोगे वही बात मानूंगी, यानी तुमसे शादी करूंगी। वह बात नहीं मानी, मतलब किसी कारण से, अपने पिता के कारण ही उसका शादी दूसरे से हो गया। तो इसीलिए कहते कि कसम जो है तो कभी छुड़ा लेना जाके। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर लौटते हुए उसने देखा कि सामने पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटे लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घर के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किटकिट कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निशब्द। अकेलापन उसको काट रहा था, और इसीलिए जब अकेलापन रहता है तभी ये सब आवाज़ इतनी गहरी से सुनाई देती है। वही इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रश्न भी आया था, ये खिर खिर और ये मठानी का पानी किटकिट, ये सब आवाज़ आया था एक क्वेश्चन में। कभी जब क्वेश्चन का बनाऊंगी प्रीवियस ईयर का, उसमें आपको दूंगी भी। तो इस प्रकार यह कहानी कोसी का घटवाड़, जो शेखर जोशी का प्रेम की कहानी है, इसका ऑडियो फॉर्म में मेरा यह जो आज का सेशन था समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।